हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 8th चैप्टर को स्टार्ट किया है जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसमें कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, उसमें सर BN राव जो क्या थे, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। उन्होंने जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल हैं, यानी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को जो राइट दिए गए हैं, उनको क्या है 2 टाइप्स की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। और जो सर BN राव थे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि जो क्या है प्रत्येक इंडिविजुअल को जो राइट दिए जाते हैं उनके बेसिस पर क्या है उन राइट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली कैटेगरी थी जस्टिशिएबल राइट्स और दूसरे टाइप्स के जो राइट थे उनको कहा गया नॉन जस्टिशिएबल राइट्स। और स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जस्टिशिएबल राइट्स में कौन से राइट्स आते हैं, जस्टिशिएबल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, इनको जस्टिशिएबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्या है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है किसी भी पर्सन के, तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। और स्टूडेंट, जो कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को जो दूसरे टाइप के राइट दिए जाते हैं उनको कहा गया है नॉन जस्टिशिएबल राइट्स। और स्टूडेंट, जो नॉन जस्टिशिएबल राइट्स होते हैं ये ऐसे राइट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनके लिए कि क्या होता है, अगर इन राइट्स का वॉयलेशन किया जाता है तो क्या है कोई भी जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके लिए उसके इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू नहीं कर सकता है। और जो ये नॉन जस्टिशिएबल राइट होते हैं इनको क्या है कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और स्टूडेंट, जो नॉन जस्टिशिएबल राइट है इसी में आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कि हम DPSP कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स हैं उनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किसके द्वारा किया गया था, सर BN राव के द्वारा किया गया था। ये क्या है, सर BN राव जो थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। और स्टूडेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, जो आर्टिकल 37 है उसमें मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्टार्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो ये आर्टिकल 37 है इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या हैं, किसी भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए क्या हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये किसी भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए क्या है, मूल सिद्धांत होते हैं, मेन और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी लॉ बनाने हैं या स्टेट को क्या है अपनी कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके ही अपनी कोई भी पब्लिक पॉलिसी को बनाना चाहिए। और अगर स्टेट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उस पे भी उसको बनाने से पहले भी उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे क्या हैं, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको क्या है किसी भी लॉ को बनाने के लिए भी इनको कंसीडर किया जाना चाहिए और इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। इनके बेसिस पर ही किसी लॉ को या फिर किसी भी पॉलिसी का जो फॉर्मेशन है वो स्टेट के द्वारा किया जाना चाहिए। स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या है, स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर एक क्या डालती हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन डालती हैं। मींस कि क्या है,
फॉर देयर एप्लीकेशन। इससे क्या होता है कि स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर एक क्या है मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, ये क्या है ये डाला जाता है कि वो क्या करें इस अपने लॉज को बनाने में या फिर जो भी क्या है पब्लिक पॉलिसीज़ का जो फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसके लिए क्या करें, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उसमें उन सिद्धांतों को उन प्रिंसिपल्स को उनमें अप्लाई करें। और स्टूडेंट ये कहा गया है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके जो यूज़ करने का जो इनके जो पीछे का जो फोर्स है वो क्या है, वो है पॉलिटिकल फोर्स है। ठीक है, इनको अगर एप्लीकेबल किया जा सकता है तो वो केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, पॉलिटिकल फोर्स के द्वारा किया जा सकता है। और साथ ही क्या हो जो पब्लिक ओपिनियन है उसके बेसिस पर क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो इन्फोर्समेंट है इसको क्या है एप्लीकेबल बनाया जा सकता है। स्टूडेंट ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या है ये क्या है पूरी तरीके से पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हर 5 साल में क्या है इलेक्शन कराए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जितने भी क्या हैं जो भी कोई भी जैसे पब्लिक लीडर है अगर उसे क्या है स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनानी है या फिर क्या है इलेक्शन में जिस भी पर्सन को अगर क्या है एज ए कैंडिडेट खड़ा होना है तो उसको क्या है ये कहा जाता है कि आपको क्या है अपना जो उसका क्या है ऑफिस का जो टाइम है कि जैसे क्या है हर क्या है 5 साल के पीरियड के बाद क्या होते हैं इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो भी बॉडी जिसको कि इलेक्ट किया गया है उसको क्या ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो भी अपनी पॉलिसी बना रही है या जो भी अपने लॉज बना रही है उनमें वो क्या करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करे और उनको ध्यान में रखकर ही लॉ को बनाए। और स्टूडेंट अगर क्या है अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो क्या है नेक्स्ट इलेक्शन में उसको क्या है लोगों के द्वारा उसको वोट नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि क्या है अगर उसने क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने लॉज बनाने में यूज़ नहीं किया है तो क्या है लोगों के द्वारा उसे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वोट नहीं दिया जाएगा और उससे क्या होगा वो जो भी कैंडिडेट है या फिर जो भी हैं वो लोग क्या हैं अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है कि अगर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके पीछे का जो फोर्स है वो क्या है वो ओनली ऑन पॉलिटिकल है और ये क्या है पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंड करता है। और स्टूडेंट वहीं कि क्या है कुछ लोग इलेक्शन में क्या है अगर वो क्या है अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और वो क्या करते हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में जितनी भी जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं और जो भी क्या है लॉज बनाते हैं उन पर क्या है अगर उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको बनाकर ही उनको ध्यान में रखकर ही अगर लॉज का फॉर्मेशन किया जाता है या पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाया जाता है तो तब उस कंडीशन में क्या होगा उसको पब्लिक के द्वारा ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसको पब्लिक में ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और क्या है इस प्रकार क्या होगा उसको क्या है उसको भी इस चीज़ के लिए इनकरेजमेंट मिलेगा कि क्या है हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको अपनी किसी भी पब्लिक पॉलिसी को बनाने में उन प्रिंसिपल्स का कंसिडरेशन किया जाना चाहिए जिससे कि क्या हो हमको भी क्या मिले, हमको भी जो है स्टेट में अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या हो हमको भी उसकी अथॉरिटी प्राप्त हो। तो आप अब समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके पीछे का जो फोर्स है वो क्या है पूरी तरीके से पॉलिटिकल है या पब्लिक ओपिनियन पर बेस्ड है। अगर पब्लिक को लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट ने क्या है अपने टाइम पीरियड में कोई अच्छा काम नहीं किया है या फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनके बेसिस पर लॉज का फॉर्मेशन नहीं किया है या फिर पब्लिक पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंसीडर नहीं किया गया है तो नेक्स्ट 5 ईयर में जब इलेक्शन हो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद तो उस कैंडिडेट को उस स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है उसको क्या किया जा सकता है
है उसको हराया जा सकता है और उसको पब्लिक क्या है वोट नहीं दे सकती है। क्या है पब्लिक के ये अपने कंसिडरेशन पर डिपेंड करता है और अगर पब्लिक उससे असंतुष्ट है, अगर पब्लिक उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकती है, उसको क्या कर सकती है, सत्ता से हटा सकती है और किसी दूसरे दल को क्या कर सकती है, उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको वोट देकर उसको विजयी बना सकती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनके ऊपर क्या है कोर्ट की अथॉरिटी तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है और जो पॉलिटिकल फोर्स है वो इसमें क्या है काफ़ी हद तक इनको इनकरेज करने के लिए, इनको इनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही एक मेंबर थे जो कि क्या थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, कि जिनका कि आप यहाँ पे जिनकी पिक्चर भी देख रहे हैं, क्या है जो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर है, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस बात को कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कि क्या है, नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड light-heartedly to ignore the provisions in Part 4 of the Constitution। स्टूडेंट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री जो कि क्या है लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, वो अपने प्रोविज़न्स को बनाते टाइम और अपनी पॉलिसीज़ को क्या है एप्लीकेबल करते टाइम क्या है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो कि हमारे पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं, उसमें जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको क्या है कोई भी मिनिस्ट्री इनको इग्नोर नहीं कर सकती है, ये कहा गया है, और उनको क्या है लाइट हार्टेडली नहीं ले सकती है। मीन्स क्या है कि अगर किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है या फिर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, जो ये पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिसमें कि क्या आते हैं DPSP आते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, इसके प्रोविज़न्स को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए या फिर इसको क्या है, इसको यूं ही नहीं लेना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, ये कहा गया है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही एक मेंबर थे। इन्होंने मेनली ये कहा है स्टूडेंट्स कि क्या है हर मिनिस्ट्री को क्या है ये ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है वो इस चीज़ के लिए उसकी ड्यूटी है कि जो कि क्या है लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर मिनिस्ट्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी जो भी है अपनी पॉलिसीज़ को बनाने में या फिर क्या है लॉज को बनाने में उसको क्या करना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके प्रोविज़न्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और क्या है उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए और उनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या होना चाहिए, उसको अपनी पॉलिसीज़ में और अपने लॉज में उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये कहा गया है DPSP के इन्फोर्समेंट के बारे में, ठीक है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा कि ए गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाइल शेपिंग इट्स पॉलिसी। ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, अगर कोई भी गवर्नमेंट बनती है ताकि क्या है बहुमत से बनती है स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट में उसी को गवर्नमेंट बनाने का उसी दल को मौका मिलता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि क्या होती है, जिसको बहुत सारे वोट क्या है लोगों के द्वारा दिए जाते हैं और उनके द्वारा ही वो उसको क्या किया जाता है, उसको गवर्नमेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी उस पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसको प्रोवाइड कराई जाती है। तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जिसे कि क्या हो बहुमत से लोगों के द्वारा चुना गया हो, लोगों के द्वारा उसे बहुत सारे वोटों से जिताया गया हो, तो वो क्या है वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाने में क्या है या अपने
लॉज को बनाने में क्या है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये कहा गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है जिसे कि क्या है भारी मतों से विजयी बनाया गया है, जिसे कि क्या है जो इलेक्शन में जिसने क्या है विक्ट्री पाई है, तो वो क्या है अपने जो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके फॉर्मेशन में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं करेगी। ये कहा गया है कि उसके द्वारा जो भी अपनी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जो भी लॉज बनाए जाएंगे उस गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या करेगी, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़रूर इंक्लूड करेगी और उनके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके द्वारा ही लॉ को बनाएगी। और स्टूडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रिंसिपल्स को, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, जो कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अगर इनको इग्नोर किया जाता है और अपनी पॉलिसीज़ को बनाते टाइम इनको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, इट विल सर्टेनली हैव टू आंसर फॉर दैट बिफोर द इलेक्टोरेट एट द इलेक्शन टाइम। ये कहा गया है कि जब क्या होगा, अगली बार इलेक्शन टाइम होगा, यानी अगली बार चुनाव आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्टोरेट के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे फिर से क्या किया जाएगा, उसको इस चीज़ का जनता के सामने क्या होगी, उसकी जिम्मेदारी बनेगी, उस चीज़ के लिए उसका क्या होगा, उसको आंसर देना होगा कि क्या है उसने अपनी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपनी लॉ मेकिंग बॉडीज़ में, लॉ फॉर्मेशन में यूज़ नहीं किया और अपनी जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनमें इन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं किया। तो इसके लिए क्या करना होगा, वो उत्तरदायी होगी और नेक्स्ट इलेक्शन में क्या है, जनता के द्वारा उसे वोट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो इस चीज़ को इग्नोर करती है कि क्या है अब, और वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाते टाइम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनका ध्यान नहीं रखती है, उनको कंसीडर नहीं करती है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, वो इस चीज़ के लिए उत्तरदायी होगी। लोगों के द्वारा क्या होगा, उससे पूछा जा सकता है कि आपने क्या है जनता के लिए क्या काम किया, आपने क्या है पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या वर्क किया, क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है स्टूडेंट, ये क्या हैं, मेनली इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है और एक वेलफेयर स्टेट को बनाना होता है। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर होता है और इनका जो एम होता है वो एक वेलफेयर स्टेट को डेवलप करना होता है। तो स्टूडेंट, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर भी क्या है, ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनकी जो भूमिका है, जो इनका रोल है, उसके बारे में बताया है। स्टूडेंट, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो इसके निर्माता थे, उन्होंने क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या बनाया, इनको नॉन जस्टिशिएबल बनाया। मींस कि इनके वायलेशन की कंडीशन पर कोई भी पर्सन इनके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता है। और साथ ही स्टूडेंट, ये कहा गया कि जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकता है इनके इन्फोर्समेंट के लिए, इसीलिए इनको क्या कहा है, नॉन जस्टिशिएबल कहा गया है। और स्टूडेंट, साथ ही ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, इन्होंने क्या किया, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या बनाया है, लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बनाया है। ये क्या है, लीगली ये क्या है, इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, किसी भी कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें 3 रीज़न दिए गए हैं, जिसमें पहला रीज़न दिया गया है कि द कंट्री डिड नॉट पजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट दैम।
स्टूडेंट, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे क्या था, हमारा जो देश था वो क्या था, हमारे देश काफ़ी गरीब था और कंट्री के पास उस टाइम पे क्या है, सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक है, जिससे कि क्या है, इनडायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये क्या था, पहला ऐसा रीज़न था जो कि इसलिए दिया गया था कि क्या है, जो कि ये बताता है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्यों इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया, कि इनको जस्टिशिएबल क्यों नहीं बनाया जा सका, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश में क्या थे, सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, जो कि जिससे कि इनको क्या है, जो ये डीपीएसपी हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री। ये बताया गया है कि क्या होना चाहिए, जो हमारा देश है वो क्या है, उसमें क्या है, वास्ट डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधता है, और क्या है, बैकवर्डनेस है। बैकवर्डनेस मीन्स क्या है, हमारा देश उस टाइम पे क्या था, बहुत पिछड़ा हुआ था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये कहा गया है कि ऐसी कंडीशन में क्या है, इन जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको क्या है, कंट्री में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि इसके रीज़न बताए गए हैं कि क्या थी, कंट्री में वास्ट डाइवर्सिटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा विविधता थी, और क्या थी, बैकवर्डनेस थी, यानी क्या है, पिछड़ापन था। उस टाइम पे हमारा देश इतना विकासशील नहीं था, विकसित नहीं था, डेवलप नहीं था। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे वास्ट डाइवर्सिटी से कहने का मतलब है कि जैसे हमने अंडर आर्टिकल 44 को पढ़ा था कि उसमें क्या कहा जाता है, आर्टिकल 44 में कहा जाता है कि क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताता है आर्टिकल 44। तो स्टूडेंट, इसमें ये कहा जाता है कि क्या होना चाहिए, कि जो भी लोग हैं सभी के लिए क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हर किसी के लिए एक ही टाइप के जो हैं वो सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट अभी क्या होता है, जो हमारे हिंदूज़ होते हैं उनके लिए हिंदू पर्सनल लॉ अलग से होते हैं, जो भी पर्सनल लॉज होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स के लिए अपने अपने क्या है, अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉज होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनको गवर्न किया जाता है। और स्टूडेंट क्या है, ये हमारी कंट्री की जो है डाइवर्सिटी है उसको दिखाता है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 44 है ये क्या है, अभी भी हमारी कंट्री में इसको पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, इससे क्या होगा कि या तो क्या होगा कि अगर किसी के भी पर्सनल रूल्स को किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर थोपा जाएगा या दूसरे रिलीजन के ऊपर थोपा जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे दोनों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर किसी को भी क्या है, उसमें क्या है, उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको क्या हो सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को हार्म हो सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट, अभी भी क्या है, हमारे यहाँ जो वास्ट डाइवर्सिटी है और जो बैकवर्डनेस है, इसकी वजह से क्या है, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं इनके द्वारा इनको क्या बनाया गया, नॉन इन्फोर्सेबल बनाया गया और नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया। और स्टूडेंट, इसमें थर्ड रीज़न दिया गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये नॉन जस्टिशिएबल क्यों हैं, या फिर ये क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल क्यों हैं। उसके लिए कहा गया है कि द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स विद इट्स मैनी preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place and the mode of fulfilling them। इसमें ये कहा गया है कि जब क्या था, उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे क्या था, जो इंडिया था वो क्या था, उसी टाइम पे ही न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स क्या है कि उसी टाइम पे हम अंग्रेज़ों से मुक्त हुए थे, ब्रिटिशर्स के रूल से हम लोगों को फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। तो स्टूडेंट, उस टाइम पे क्या था, जो
हमारे हमारे ऊपर क्या था, स्टेट के ऊपर क्या थी, बहुत सारी क्या थी जिम्मेदारियां थी, और वो क्या थी, बहुत सारे उसके ऊपर क्या थे, उत्तरदायित्व थे, और स्टेट क्या था, बहुत सारी चीज़ों में बिजी था। तो इसीलिए ये कहा गया कि उसके पास क्या था, हमारी कंट्री में उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि ये डिसाइड किया जाए कि इनको क्या है, किस कंडीशन में डिसाइड किया जाना चाहिए, उनके लिए क्या स्थान होना चाहिए, क्या प्लेस होना चाहिए, और क्या टाइम होना चाहिए। और इन जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनका अगर इनके प्रिंसिपल्स को जो है एप्लीकेबल किया जाना है तो उसके एप्लीकेशन का मोड क्या होना चाहिए, इतना क्या है, ये सब डिफ़ाइन करने का टाइम उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को नहीं मिल पाया था। क्योंकि क्या है, उस टाइम पे हमारा इंडिया क्या है, नई इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। क्योंकि उससे पहले क्या है, लगभग 200 सालों तक क्या है, 200 ईयर्स तक जो इंडिया था वो क्या था, ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर था। The constitution makers, therefore, taking a pragmatic view, refrained from giving teeth to these principles। ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसलिए एक प्रैक्टिकल व्यू लिया है जिससे कि क्या हो, और उन्होंने क्या किया कि इन्हें इन प्रिंसिपल्स को क्या है, उनको टीथ नहीं दिए। मीन्स कि क्या है, इनको ऐसा बनाया कि इनको अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है, इनके जो प्रिंसिपल हैं इनका यूज़ तो किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने में किया जाए और लॉ को बनाने में किया जाए। लेकिन क्या है, डायरेक्टली कोई भी पर्सन इनको इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में ना जा सके। इसीलिए कहा गया है कि फ्रॉम गिविंग टीथ टू दीज प्रिंसिपल्स रिफ्रेंड, उनको क्या है, इन प्रिंसिपल्स को क्या है, इनको दांत ही नहीं दिए गए। एक तरीके से कहने का मतलब है कि इनको क्या है, इनको पावर ही नहीं दी गई कि इनको क्या किया जाए, इफ़ेक्टिव बनाया जाए। ठीक है। They believed more in an awakened public opinion rather than in court procedures as the ultimate sanction for the fulfillment of these principles। स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनमें क्या है, ये ज़्यादा ही ये कंसीडर करते हैं किस चीज़ को, अवेकन पब्लिक ओपिनियन को, इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि जो क्या है, वो जो कोर्ट के प्रोसीजर हैं उसको क्या है, इतनी महत्ता नहीं दी जाती है एज द अल्टीमेट सैंक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। और ये कहा गया है कि जो इन प्रिंसिपल्स को, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको क्या है, फुलफिलमेंट के लिए, इनके क्या है, इनको कंप्लीट करने के लिए, इनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या है, जो अल्टीमेट सैंक्शन बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, पब्लिक ओपिनियन को ही बताया गया है। और ये कहा गया है कि कोर्ट के लिए इसका इन्फोर्समेंट क्या है, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं समझी गई है। नहीं तो स्टूडेंट क्या है कि ये कहा गया कि आर्बिट्ररी रूप से कोई भी पर्सन क्या है, हर दूसरा पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है, वो अगर उसका कोई भी लीगल राइट या जो भी क्या है, ये जो राइट हैं, अगर उनके वायलेशन के लिए जाता है तो क्या होगा, उसमें लिटिगेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको हमारी कंट्री में क्या बनाया गया, इनको क्या है, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया। और साथ ही डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कैसा बनाया गया है, नॉन जस्टिशिएबल कहा गया है। तो स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनके लिए क्या क्या सैंक्शंस किए गए थे। ठीक है, जिसमें हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यू पढ़ा, और उसके बाद हमने अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का भी व्यू पॉइंट पढ़ा, जिसमें कि उन्होंने पढ़ा कि सभी मिनिस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को बनाते टाइम क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और स्टूडेंट, हमने इसमें ये पढ़ा कि जो सर बी एन राव थे, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, उन्होंने क्या है, जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और बताया था कि इसमें से एक क्या है, जस्टिशिएबल राइट है, और दूसरा जो राइट है वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल राइट है।
तो स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा कि जो क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भी उसके पीछे जो भी सैंक्शंस थे उनको हमने स्टडी किया। तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।